हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम क्लास 10th के चैप्टर 3 जो कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले नाम है, जिसमें हमने लैंगिक मसला जो वुमेंस के बारे में था उसको हमने स्टडी किया था। इसका नेक्स्ट पार्ट पहला पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसका सेकंड पार्ट अब आज हमें करना है जो कि जाति धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं। ये देखते हैं कि इसमें ये मसला एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि पहले हमने वुमेंस को देखा था, दूसरा जो है जाति, धर्म और राजनीति। आइए सबसे अब एक कदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। हमने लैंगिक विभाजन पर चर्चा करी थी। अब दूसरा जो टाइप का विभाजन है उस पर हम चर्चा करेंगे, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। मतलब यूँ कहा जाए, लैंगिक विभिन्नता तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी किसी भी देश में, लेकिन एक धार्मिक जो विभिन्नता है वो भी एक कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों में अलग अलग धर्म के मानने के वाले लोग रहते हैं। जैसे भारत तो एक विविधताओं का एक गुच्छा है, पुंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्मों का ओरिजिन भी यहीं से होता है। जैन धर्म, जो बौद्ध धर्म जो कि यहाँ इंडिया से ही ओरिजिन होता है, और ये इंडिया से ही जो विश्व है उसके अन्य भागों में पहुँचता है। जैसा कि हमने उत्तर आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तो भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकता है। मतलब मानने वाले तो एक ही धर्म के हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति में भी क्या है, विभिन्नता आ रही है ना। तो क्या होगा, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। यूँ कहा जाए कि लैंगिक विभाजन से ज़्यादा प्रभावशाली होता है ये धार्मिक विभाजन। देखिए, धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। अगर जो हम धर्म के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी, देखिए आप नॉर्मली नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। धार्मिक बातें जहाँ पे आती हैं तहाँ पे आप सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ धर्म की ही बात करते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म कभी भी राजनीति इससे अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। गांधी जी की धर्म की व्याख्या थी, लेकिन वो जो गांधी जी की व्याख्या थी धर्म की, वो एक हिंदू या मुस्लिम विशेष धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो कि सभी धर्मों से जुड़े हुए थे। क्योंकि नैतिक मूल्य चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सब में नैतिकता होती है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मतलब जो धर्म के जो आदर्श हैं वो भी किस में लागू होने चाहिए, राजनीति में लागू होने चाहिए। ये किसका मानना था, गांधी जी का मानना था। अपने देश में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ऐसा ये जो मानवाधिकार समूह है ये बोल रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। ये जो है मानवाधिकार आयोग कह रहा। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। महिलाओं का देखिए अलग कहना, महिला कह रही है कि चाहे जो भी धर्म हो, लेकिन जहाँ महिलाओं की बात आती है वहाँ पर धार्मिक रूप से भी महिलाओं में भेदभाव किया जाता है। यूँ कहा जाए कि धर्म कहीं ना कहीं जो महिलाओं पर है वो भी अपना प्रभाव डाल रहा है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। मतलब महिलाओं के हित में जो कानून हो वो उन्हें लागू करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत और खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मतलब कुछ ये नहीं कि सभी धर्मों से जो अच्छाइयाँ निकलती हैं, जो बहुत बड़े आदर्श होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में क्या होता है, एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से राजनीति में एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरत हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए।
जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर निगरानी रखनी चाहिए। मतलब यूँ कहा जाए कि जो लोग धार्मिक जो राजनीति सत्ता में हैं उन्हें धर्म के भी जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन के सहयोगी भूमिका निभा रहा है, मतलब यूँ कहा जाए कि जो धर्मनिरपेक्ष अगर जो राज्य है किसी धर्म को एक विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता और ना ही एक धर्म विशेष को दबाने की कोशिश कर सकता है। अगर जैसा कुछ हो रहा है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों को समान बर्ताव करता है तो उसके लिए उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। मतलब यूँ कहा जाए कि सबके साथ में एक समान दृष्टिकोण रख रहा है, ना किसी को बढ़ावा दे रहा है और ना ही किसी के साथ में जाति कर रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा ही कार्य माना जाएगा। अब सांप्रदायिकता क्या है? एक बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप ले लेती है। यूँ कहा जाए कि जब एक एक राजनीति जो है एक पक्ष विशेष पर हावी हो जाती है। यूँ कहा जाए कि राजनीति के लोग रोटियां बहुत आसानी से सेक लेते हैं और मतलब राजनीतिक रोटियां धर्म के नाम पर बहुत आसानी से सेकी जा सकती हैं। धर्म के नाम पर लोग बहुत बढ़िया से वोट बैंक कलेक्ट कर लेते हैं, वोट बैंक बना लेते हैं। धार्मिक जो उन्माद जगा के लोगों के बीच में धार्मिक वैमनस्यता पैदा करके वो अपना वोट, भले ही वो विकास की राजनीति न करें, विकास का कार्यक्रम कोई एजेंडा ना हो, लेकिन अगर जो धर्म का एक मुद्दा ले आते हैं तो वहाँ पे जैसे एक धर्म विशेष के लोग रह रहे हैं, एक दूसरे धर्म विशेष के लोग रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में जिस धर्म के लोग होंगे अगर जो ऐसा ये सफल हो जाते हैं तो विकास वहाँ का एजेंडा ही नहीं रह जाता है, बल्कि एक धार्मिक मुद्दा बन के आता है, जिससे कि क्या होता है कि वो एक समस्या बन जाता है, एकता के लिए भी समस्या बन जाता है, राष्ट्र की एकता में भी खतरा मंडराने लगता है। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और प्रक्षेपों का रूप ले लेती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, तब ऐसा होता है कि एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाने में एक लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगते हैं और यहीं खींचातानी से शुरू हो जाते हैं। दोनों के अंदर क्या होता है, एक वैमनस्यता का भाव जन्म ले लेता है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है, एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना आ जाती है, एक दूसरे के प्रति जो एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए वो अच्छा व्यवहार नहीं रह जाता है। अब क्या होता है कि जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म श्रेष्ठ माना जाता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूहों के विरोध में खड़ा करने लगता है, मतलब एक अपने लिए मांगे कर रहा है लेकिन वो दूसरों के विरुद्ध में हो। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि अगर जो हम राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है, तो वो सांप्रदायिकता की स्थिति हो जाती है। सांप्रदायिकता राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यूँ कहा जाता है कि धर्म ही जो है सर्वे सर्वा हो जाता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही एक समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरों के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। यूँ कहा जाए कि एक धर्म को मान रहे हैं लेकिन दूसरे समुदाय किसी अलग समुदाय को मान रहे हैं और दूसरे समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अगर जो माना कि कह रहा है कि अगर समानता भी दिख रही तो क्या हो रही है, बेईमानी हो रही। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित अलग अलग होंगे और उनमें टकराव भी होंगे। सांप्रदायिकता की सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उनमें यह विचार जुड़ने लगता है। क्या विचार जुड़ने लगता है कि अपना हित साधना फिर जो हो जाता है, दूसरे को दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय में वर्चस्व में रहना होगा या उन्हें एक अलग राष्ट्र बनाना होगा।
ये एक स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि भारत विभाजन के समय पर 15 अगस्त 1947 में ये भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हुई, जिससे कि भारत बट गया, है ना, इंडिया और पाकिस्तान में। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मसले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। मतलब एक धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे, उनके हित भी आपस में क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उनकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार भी होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिक राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे कैसे धारण कर सकती है? पहला हम देखते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, मतलब अगर हम किसी धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में कुछ पहले से एक आइडियोलॉजी फिट होती है, एक विचार फिट होता है। धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई गई अपनी धारणाएं जो हम पहले से अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं। किसी विशेष धर्म के बारे में एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में सोचता है, जो बनाई हुई हैं, जो यूँ कहा जाए जो समाज में परोसता है, जो मीडिया परोस देता है, जो हम व्हाट्सअप मीडिया से जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से देख लेते हैं, ये सब धारणाएं जो हम देखते रहते हैं वो हमारे दिमाग में भर चुकी हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी शामिल हैं, जैसे कि वो हर एक धर्म क्या दिखाता है, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाता है अन्य धर्मों से। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती। मतलब ये पूर्वाग्रह हमारे अंदर होते, धारणाएं हमारे अंदर होती, ये मानसिकता हमारे अंदर होती है कि ये धर्म हम अन्य धर्मों से और सारे हीन हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। मतलब सांप्रदायिकता की भावना है तो वो सोचता है कि हमारे ही धर्म के लोग आगे जाएं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है, क्या कोशिश होती है कि बहुसंख्यकों का रूप ले लेती है। बहुसंख्यक समुदाय उनकी यह कोशिश होती है कि जो बहुसंख्यकों के रूप ले लेती है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। यह विश्वास अलग है कि राजनीतिक इकाई बनने की इच्छा का मतलब राजनीतिक इकाई बनने की इच्छा का रूप ले लेते हैं। एक अलग राजनीतिक इच्छा, मतलब यूँ कहा जाए कि एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में बनने के लिए धीरे धीरे वो अग्रसर हो जाते हैं। यूँ कहा जाए, देखिए यहाँ पर अगर अब देखिए सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। राजनीतिक रूप में भी गोलाबंदी शुरू हो जाती है, जो कि आपने बताया जो राजनेताओं हैं सबसे बड़ा उनका एक यही हथियार होता है, राजनीतिक गोलाबंदी धर्म के नाम पर करना। इसमें धर्म को पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बिठाने जैसे तरीकों को उपयोग बहुत ही आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं और हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। मतलब यूँ कहा जाता है कि अगर इस धर्म के बारे में होगा, इस धर्म के बारे में हम ये कर देंगे, इस धर्म के बारे में कर, तो यूँ कहा जाए कि एक धर्म विशेष को अपने ओर खींचने का एक एजेंडा होता है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा होती, दंगा होता, नरसंहार होता है, जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण क्या हुआ, देश का बंटवारा हो जाता, जो कि अभी मैंने बताया था। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। अब धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, चलिए देखते हैं। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, कहा जाए सबसे बड़ा खतरा। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, ये जानते थे कि ये खतरनाक है, क्योंकि इसके पहले भारत में बंटवारा हो चुका था। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए और इनके बारे में हमने पिछले साल पढ़ा भी है। अब चलिए इसमें देखते हैं। भारतीय राज्य के किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को धर्म का दर्जा दिया जा रहा है।
इसके विपरीत भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर बहुसंख्यक में हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर भारत को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया है। यहाँ पर किसी भी राज्य का कोई भी धर्म अपना नहीं है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने के, मतलब यहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति आके अपने धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है, इसकी उसे आज़ादी है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। मतलब किसी दाव का यूँ कहा जाए, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए आगे क्या है, इसके साथ ही संविधान में धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन के धार्मिक मसलों में दखल देने का अधिकार है। ये जो धार्मिक मसले हैं इनमें दखल देगा, जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं दी जाएगा। धार्मिक मान्यताएं कहीं ना कहीं इनको मिली है छुआछूत को, लेकिन जो राज्य है ये कहा जो संविधान है ये इसमें ऐसे मसलों पर वो जो है दखल देगा, कानून व्यवस्था के हिसाब से इसे मेंटेन किया जाएगा। इस हिसाब से देखें कि धर्मनिरपेक्ष कुछ पार्टियां या अभिव्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। केवल कुछ पार्टियों का ही नहीं है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है, यह एक बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती भी है और एक खतरा भी है। हाँ, हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांप्रदायिकता से हम सिर्फ इसी बात से संविधान में लिखित तौर पर जो प्रावधान है इसी से ही नहीं निपटते, हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिकता और पूर्वाग्रहों दुष्प्रचार का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलाबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। मतलब यूँ कहा जाए कि जो राजनीतिक तौर पर धर्म पर गोलाबंदी होती है, इसको भी कहीं ना कहीं क्या करना है, एक राजनीतिक दायरे तक रखना है, ना कि एक ऐसे मोड़ पे ले आना है जिससे कि समाज में एक या राष्ट्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो। अब जाति और राजनीति सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जो कि इस वक्त से लेके, मतलब यूँ कहा जाए हमेशा ये एक एक्टिव मुद्दा रहता है, जाति और राजनीति। हमारी राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियाँ देखें। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक और लाभदायक है, तो दूसरी ओर नकारात्मक और नुकसानदेह। यानी कि कहीं ना कहीं इससे एक फ़ायदा भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी हो रहा है। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन है, यानी कि जाति और राजनीति पर चर्चा करते हैं। क्या होता है? इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं लिंग धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में ही जाति पाई जाती है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, मानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका अतिवादी और स्थायी रूप है। मतलब यूँ कहा जाए, जिस जाति का जो जाति में जो पैदा हुआ है उसी जाति में उसका व्यवसाय चल रहा है। अन्य समाजों में मौजूदा असमानताओं में यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इनमें पेशा को वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग या मिलते जुलते पेशों के तो होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। मतलब उनका पेशा है और उन्हीं से एक सामाजिक उनका समुदाय बन जाता है, और उसी में वह रोटी उनमें ही आपस में बेटी रोटी और शादी खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना ही शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पंक्ति में बैठकर मतलब यूँ कहा जाए कि साथ में बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा पर आधारित है। इसे अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, मतलब पहले किया जाता था। कक्षा 9 में इसमें ये चर्चा भी करी गई। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पेरियार
रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। इन्होंने प्रयास किया और प्रयास यूँ कहा जाए कि पहले जो स्थिति थी, जो छुआछूत प्रथा थी, बहुत ही ज़्यादा चरम पर थी और इनके प्रयासों से क्या हुआ, गांधी जी ने जिसे देखा है अपने कि गांधी जी ने हरिजनों की सेवा का, लोगों का कहा, हरिजन का, जिन्हें मैंने कि भगवान के लोग कहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करी, जो कि उनमें बदलाव भी आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा और पेशा चुनने की आज़ादी और गाँव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप में परिवर्तन आ गया। यूँ कहा जाए नष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने अपना क्या हुआ, जो स्वरूप था वो बदल लिया। वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकताओं में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में अब ज़्यादातर इस बात को कोई हिसाब नहीं रखता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा हुआ है, या रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर, जहाँ पहले नहीं खाना खा सकते, वहाँ पर कई जाति के लोग, ऊंच और निम्न जाति के लोग भी साथ में बैठकर क्या है, भोजन कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं हो रहा। क्या रीज़न क्या है, ये जो आपका था, शहरीकरण था और शिक्षा थी और जमींदारी व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, जमींदारी व्यवस्था, और पेशा चुनने की आज़ादी हो गई। इसके कारण ये सब जो बंधन हुए ढीले हो गए। इस तरह में संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का भी क्या किया गया है, निषेध किया गया कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में कहा गया। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों के आधार तय किया गया है। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार भी भारत लौट कर आए तो वहाँ बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। यूँ कहा जाए कि जो पिछले समय की बात करी जाए, जो पिछले लोग आए हैं और देखें स्थिति को, तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। बहरहाल भारत समकालीन जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, कहा जाए एकदम नष्ट नहीं होता, स्वरूप बदला है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति और कबीले में शादी करते हैं। ये जाति जो रोटी बेटी का संबंध होता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शहरी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। स्पष्ट है, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ को दबा कर रखा जाता है, जो कि छुपा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको मूवीज़ में, कहीं ना कहीं आपको टीवी सीरियल्स में ये सब देखने को मिलता है। इसका प्रभाव सदियों से के बाद आज तक नज़र आता है। इन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और इनकी शिक्षा पर पकड़ थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों ने पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके साथ अभी भी स्वाभाविक और तौर पर पिछड़े हुए, माने यूँ कहा जाए, जिनके पास शिक्षा थी वो सक्सेस हैं और जिनके पास शिक्षा नहीं थी वो अभी भी पीछे हैं, लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। और यूँ कहा जाए, शिक्षा कहीं ना कहीं देखिए आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों के अनुपात सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट संबंध है। यूँ कहा जाए कि जाति जिनकी ऊँची है, उनमें आर्थिक स्थिति भी उनकी क्या है, काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे रहे और उन्होंने सबसे शैक्षिक रूप से अपने आप को सक्सेसफुल रखा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो जाति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक मुद्दा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चिंतनीय मुद्दा है ना। चलिए आगे। यह मान्यता हमारे अनुभवों से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक ज़रूरी पहलू है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति के अनेक रूप ले सकते हैं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान में रख के इनका चयन किया जाता है कि कैसा प्रत्याशी हमारा होना चाहिए इस क्षेत्र में। अगर जो हमारे क्षेत्र में जो हम प्रत्याशी ला रहे हैं, तो वो प्रत्याशी कैसा होगा,
वो प्रत्याशी ऐसा हो जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व करे। उस क्षेत्र में उसी जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा होंगे वहाँ उसी जाति का कैंडिडेट भी खड़ा किया तभी तो वोट मिलेगा, है ना। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों को उचित जगह दी जाए, उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि उनको पुनः सरकार में चयनित होने का मौका मिल सके। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भी उकसाते हैं। क्या करते हैं मौके पे जो है, या फिर क्या करेंगे कि उनको उकसाएंगे, या फिर क्या करेंगे अपने जो है जातिगत समीकरण बनाएंगे कि यहाँ पर दो लोगों को पोस्टर बैनर में उन्हीं को तवज्जो दिया जाएगा, वो लोग स्टार प्रचारक हो जाएंगे। कुछ दलों को जातियों का मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था में राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलाबंदी करने के सक्रिय हों। मतलब वो सबको अपने साथ लेकर चलने के लिए प्रयास करें, तभी जो है वो राजनीति में सक्सेस हो पाएंगे। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राजनीति में सफलता नहीं होती। इससे उन जातियों के उन लोगों को नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक भी छोटा और नीचा समझा जाता है, वो भी राजनीति में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करने लगते हैं। आगे देखिए, अब भारत में एक दिया गया है कि भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में जनगणना के 10 साल बाद भी जनगणना के 10 साल बाद भी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग आदमी घर घर जाकर लोगों के सूचना जुटाते हैं और धर्म समेत बाकी बातों को बारे में भी कुछ बताते हैं। ठीक वैसे ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है और किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में वैसे ही दर्ज कर लिया जाता है। इस कारण देश के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में हुए बदलावों के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए चार्ट में धार्मिक समुदाय की आबादी के बारे में पता चलता है। आज़ादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 में हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा, जबकि मुसलमान और सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। अगले आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ रहा है कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की द्वारा नियुक्त उच्च समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है, के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जातियों पर भी लागू होती है। जनगणना की सिर्फ 2 विशिष्ट समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी ये समूह शामिल हैं अनुसूची में दर्ज है। इसी के चलते ही इसके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, वे सामान्यतः वे हिंदू जातियां हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था तथा इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता था, वे समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। वे आदिवासी कहा जाता था, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल भी नहीं था। 2011 में जब देश की आबादी अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% अनुसूचित जातियों की बात है और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना था, 8.6% था। जनगणना में अभी भी अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है, जिन्हें हम कक्षा 9 में चर्चा की गई थी कि इनकी आबादी कितनी है। इस बात को लेकर कोई भी स्पष्ट अनुमान नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है।
अब यहाँ पर विभिन्न जातियों के जो पैमाना है वो दिया गया है। हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? हिंदुओं का प्रतिशत है 79.8%, मुसलमान 14.2 हैं, ईसाई 2.3 हैं, सिख 1.7 है, जो और अन्य जो है 2% है, जो जिसमें बौद्ध हैं 0.7%, जैन है 0.4%, अन्य धर्म के हैं 0.7% और कोई धर्म नहीं है जिनमें 0.2% है। ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। बात सच नहीं है। ज़रा इस पर गौर करते हैं। देखिए क्या है, देश में किसी भी सांसदीय चुनाव में क्षेत्र में किसी भी एक जाति के लोगों को बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों पर भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी भी जाति समुदाय के लोगों को वोट नहीं हासिल नहीं कर सकती, मतलब सभी लोगों का वोट नहीं हासिल कर सकती, एक ही जाति के सभी लोगों का। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, मतलब सभी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग दे रहे हैं। अगर चुनाव में एक जाति लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा करती हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि इस क्षेत्र में बहुत सारी एक ही जाति के बहुत सारे लोग हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि एक क्षेत्र में 90% जनसंख्या एक ही जाति विशेष की है, तो क्या होगा, तो कई पार्टियां जो होंगी वो वही सेम उम्मीदवार, जैसे कोई जो है ओबीसी कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी का वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पार्टियों को उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इनमें से कुछ मतदाताओं को के सामने उनकी जाति का एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। किसी जाति में मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक भी उम्मीदवार नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, एक भी उम्मीदवार को भाई मानो वहाँ पे एक ही जाति के खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर क्षेत्र में और भी जातियाँ हैं, तो वो हो सकता है कि उनकी जाति का उम्मीदवार ना हो। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियां और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता, मतलब वो भी जीत रहे होते कहीं ना कहीं। हमारे देश स्पष्ट है कि चुनाव की जीत चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जातीय समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर पड़ता है। यूँ कहा जाए, अगर नेता लोकप्रिय है तो फिर वहाँ पर जनता उसे वोट देती है ना। जातियों के अंदर राजनीति, अभी तक हमने इस चीज़ पर गौर किया कि क्या राजनीति में जाति की भूमिका क्या होती है, पर इस बात का कोई मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति प्रथा, व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यानी कि जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति का जातिकरण हो रहा है, यूँ कहा जाए। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह जिन पर उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। पहले यानी कि उनको ये कहा जाता था, जैसे पहले क्या था ब्राह्मण और जो जो शेड्यूल एससी कैटेगरी के लोग होते थे, वो ब्राह्मणों से जो है उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो, लेकिन आप टाई अप कर जीतने के लिए क्या करते, टाई अप करते हैं लोग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक उनमें एक यूँ कहा जाए कि उनको पास लाने की का काम करते हैं। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता काबिज नहीं कर सकती, इसीलिए वह ज़्यादातर राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों
पर जो है दूसरी जाति या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह के बीच संवाद और तोलमोल होता है। राजनीति के नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी भी हुई, जैसे कि अगड़ा और पिछड़ा, है ना। इस प्रकार जाति राजनीति कई तरह से भूमिका निभाती है और इस तरह एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती रहती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलाबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों को अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति को पैदा किया है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके ज़मीन जायदाद अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले पर स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं मानी जाएगी। क्यों कहा जाए कि सिर्फ जातिगत तौर पर आप अगर जो राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति ज़्यादा देर सक्सेस नहीं होगी, या फिर कह रहे हैं धर्म के नाम पे कर रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं वो मामला फंसेगा, पेच फंस जाएगा। तो इससे अक्सर गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे बड़े बड़े मुद्दे पे ध्यान भटक जाता है और कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। मैंने कहा था कि अगर जो कभी कभी क्या होता है कि धार्मिक गोलाबंदी कर लेते हैं, तो धार्मिक गोलाबंदी पे लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा लोग धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा यूँ कहा जाए कि इतना ज़्यादा वो शून्य हो जाते हैं कि उन्हें उचित अनुचित नहीं दिखता है। वो धर्म के नाम पे उन्हें उकसा दिया जाता है और उनसे वोट ले लिया जाता है, बाद में उन्हें वही सरकार उन्हें डंडा पटक के मारती है। तो यूँ कहा जाए कि धार्मिक गोलाबंदी सिर्फ राजनेता अपने हित साधने के लिए ही करते हैं। अब जैसे जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के भेदभाव, अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि क्यों कहा जाए कि ये टकराव क्या हो रहे हैं, कई बार जातिवाद तनाव हो जाता है, ये टकराव होती है, हिंसा होती है, इन सब चीज़ों से को भी क्या होता है, जातिवाद से भी जातिवाद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने देखा महिलाओं जो लिंग के बारे में देखा, सांप्रदायिकता के बारे में देखा, जाति के बारे में देखा हमने, है ना, और धर्म के बारे में देखा कि किस तरह से ये राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।